हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम गोल्डन के पॉइंट्स को देखेंगे जो कि किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले अगर आप पढ़ेंगे तो रैपिड रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा लैक्टेशनल एमनोरिया की हम बात करेंगे। लैक्टेशनल एमनोरिया इट इज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लैक्टेशनल एमनोरिया जो होता है वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके लिए जरूरी होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो मदर। इट इज मोर इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 6 मंथ पोस्टपार्टम। आपको ड्यूरेशन पूछा जा सकता है कि यह कितने ड्यूरेशन रखता है, तो फर्स्ट 6 मंथ पोस्टपार्टम में यह इफेक्टिव रहता है। यह किस तरह से काम करता है? इट वर्क्स बाय सप्रेसिंग ओव्यूलेशन थ्रू हाई प्रोलैक्टिन लेवल। अगर कोई मदर जो है वो बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसकी वजह से उसका फीडिंग का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है और जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो हाई होगा और हाई प्रोलैक्टिन लेवल सप्रेस करता है ओव्यूलेशन को। उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इट्स इफेक्टिवनेस। इसके इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूरत होती है, क्योंकि अगर सप्लीमेंटेशन हमने बेबी को देना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लैक्टेशनल एमनोरिया का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें एडवाइस करना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि किस तरह का फेस अपीयरेंस होता है, तो वह हमें क्या डायग्नोसिस सजेस्ट करता है। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले हैं मून लाइक फेस। मून लाइक फेस हमें देखने को मिलेगा कुशिंग सिंड्रोम डिजीज के अंदर। सेकंड है हमारा मास्क लाइक फेस। मास्क लाइक फेस जो होता है वो हमें पार्किंसनिज्म में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है इडियोटिक फेस। इडियोटिक फेस हमको देखने को मिलेगा मेंटल रिटार्डेशन के केस में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोमिनेंट आइज। प्रोमिनेंट आइज हमें सजेस्ट करती है कि यहाँ पर हाइपरथायरॉइडिज्म का कंडीशन हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा हैरी फेस इन फीमेल। इसका मतलब है हिर्सुटिज्म का कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट हमें दिया गया पेल फेस। पेल फेस हमें एनीमिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा पेल फेस जो है वो शॉक या फिर सिंकोपल के अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेडिश फेस। रेडिश फेस हमें सजेस्ट करता है पॉलीसाइथेमिया, हीट स्ट्रोक और बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर होगा तो वहां पर भी रेडिश फेस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं पफी फेस की, पफी फेस होता है हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर और उसी के साथ ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी होता है। येलो फेस जो कि जॉन्डिस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर प्रोसीजर्स लाइक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग और एंजियोप्लास्टी, एस्पिरिन में बी प्रेस्क्राइब टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग इन द ट्रीटेड आर्टरी। सीएबीजी और एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के बाद जो होता है, जिस आर्टरी को ट्रीट किया है वहां पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क रहता है। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो प्रेस्क्राइब किया जाता है वो मेडिसिन है हमारी एस्पिरिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा aspirin may be used in people with unstable angina to reduce the risk of a heart attack by preventing clot formation. angina जो हमारा unstable angina होता है वहां पर जो रहता है हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम एस्पिरिन प्रेस्क्राइब करते हैं। एस्पिरिन जो होते हैं यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ब्रेडन स्केल इज यूज्ड टू असेस द पेशेंट्स रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम बेडसोर्स या फिर डेक्सर भी कहते हैं। ब्रेडन स्केल जो होती है वो रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर्स को मेजर करने के लिए एक टूल होता है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से की एरियाज होते हैं, ब्रेडन स्केल के अंदर हमें 6 चीजें देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट है हमारा सेंसरी परसेप्शन, उसके बाद आता है मॉइस्चर, थर्ड नंबर पे है एक्टिविटी, फोर्थ पे आता है मोबिलिटी, फिफ्थ नंबर पे न्यूट्रिशन और सिक्स्थ है हमारा फ्रिक्शन एंड शेयर। नेक्स्ट है हमारा आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। प्यूपिल्स की जो साइज होती है वो कंट्रोल होती है आइरिस के द्वारा। यह रेगुलेट करती है द अमाउंट ऑफ लाइट जो कि आइस के अंदर एंटर करती है उसको। नेक्स्ट हमें हमारी आइराइटिस। आइराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द आइरिस ऑफन कॉजिंग पेन, लाइट सेंसिटिविटी एंड विजन प्रॉब्लम। अगर आइराइटिस हो गया तो उसकी वजह से पेन हो सकता है, लाइट सेंसिटिविटी रहेगी, इसी के साथ ही विजन प्रॉब्लम भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनआइरेडिया। यह एक रेयर कंडीशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, आइरिस एब्सेंट होती है या फिर अंडर डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मैंडिबल कॉमनली नॉन एज द लोअर जो। मैंडिबल को हम लोअर जो भी कहते हैं। यह एक लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फेस की। नेक्स्ट है हमारा लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नॉन एज प्लम्बिज्म। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी जो है उसे हम ट्यूबल स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं।
इट इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन। जैसा कि आपने वहां पर देखा था, लैक्टेशनल एमेनोरिया जो था वो हमारा नेचुरल मेथड था, और टिबेक्टोमी जो है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का एक परमानेंट मेथड का एग्जाम्पल है, वो भी वुमेन्स के अंदर। It is a surgical process that blocks the fallopian tube, thereby preventing the egg released by the ovary from reaching the uterus. यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर के फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, जिससे क्या होता है कि यह जो एग रिलीज होता है ओवरी से, उसे यूट्रस तक पहुंचने में प्रिवेंट करता है। हम देखने वाले ट्यूबल लाइगेशन मेथड की। ट्यूबल लाइगेशन मेथड जो होता है वो 3 तरह से किया जाता है। सबसे फर्स्ट होता है टाइड एंड कट, उसके बाद आता है कॉटराइज्ड, उसके बाद आता है बैंडेड। अगर हम बात करते हैं टाइड एंड कट की, तो इसके अंदर क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको आप यहाँ पर इमेज के अंदर भी देख रहे होंगे, टाई किया जाता है और कट किया जाता है, तो वो टाइड एंड कट मेथड कहलाता है। अगर हम उसके दोनों एंड जो है उसे कॉटराइज्ड कर रहे हैं तो वह कॉटराइज्ड मेथड कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जैसा दिया गया है, एक रिंग्स जैसा प्लेस किया गया है, तो वो हमारा बैंडेड मेथड कहलाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लूप डायूरेटिक्स को। सबसे फर्स्ट लूप डायूरेटिक्स जो होती है वो किडनी के हेनले ऑफ लूप जो होता है वहां पर एक्ट करती है। अब हम देखेंगे कि लूप डायूरेटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और उसे याद रखने का क्या ट्रिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूप डायूरेटिक्स इंक्लूड रिमेंबर ऑफ ईटी इज फैबुलस। इसे आपको इस तरह से याद रखना है, ईटी इज फैबुलस, जिसके अंदर ईटी और फेब से यहाँ पर लूप डायूरेटिक्स के नाम स्टार्ट होते हैं। ई यानी एर्थ्राक्राइनिक एसिड, टी यानी टोरासेमाइड, एफ यानी फुरोसेमाइड, ए यानी एजोसेमाइड और ब्यू यानी ब्यूमेटानाइड। यह सारे ही हमारे जो है वो लूप डायूरेटिक के एग्जाम्पल है और उनका का टिक है इट इज फैबुलस। अगर हम बात करते हैं लूप डायूरेटिक के क्लिनिकल यूजेस की, तो उसे याद रखने का ट्रिक है हमारा HE यानी कि ही। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट HE मतलब हो गया हार्ट फेलियर, उसके बाद H का मतलब आता है हाइपरटेंशन और E मतलब एडिमा। इस तरह से हम इसके क्लिनिकल यूजेस को भी याद कर सकते हैं। अब साथ ही में इसके साइड इफेक्ट को याद करने का ट्रिक भी देख लेते हैं। साइड इफेक्ट को याद करने के लिए हाइपो को याद रखना है आपको। यहाँ पर जो होता है सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों का लेवल कम होता है, इसीलिए इसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिलता है। और लास्ट जो ओ बचा उसका मतलब ओटोटॉक्सिसिटी भी होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले कॉमन फोबियाज को। फोबिया जो होता है वो एक इरेशनल फियर होता है। इसके अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ नाम जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया के अंदर फियर होता है स्पाइडर से। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में फियर जो होता है वो हाइट से होता है। उसके बाद आता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया में फियर जो है वो एनक्लोज्ड स्पेस से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एगोराफोबिया। एगोराफोबिया यानी कि फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस और सिचुएशन वेयर एस्केप में बी डिफिकल्ट। यहाँ पर मतलब यह है कि पब्लिक प्लेसेस और सिचुएशन से फियर होता है जहां से कि निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सोशल फोबिया। सोशल फोबिया मतलब फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। एरोफोबिया यानी फियर ऑफ फ्लाइंग। नेक्स्ट है फोबिया, फियर ऑफ इरेगुलर पैटर्न्स और क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल और बम्स। नेक्स्ट आता है हीमोफोबिया। हीमोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है हमारा मीजोफोबिया, फियर ऑफ जम्स और डर्ट। उसके बाद आता है ऑफिडियोफोबिया जिसका मतलब है फियर ऑफ स्नैक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर फोबिया के अंदर एक अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है।